गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के लिए। क्लास 12th सीबीएसई का हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर पढ़ने वाले हैं, उसको सोल्व करने वाले हैं सैम्पल पेपर को, जो सैम्पल पेपर हमें बोर्ड ने सीबीएसई ने दिया है। बहुत अच्छा सैम्पल पेपर है। अब जो आपके पेपर होंगे, हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएं और हो सकता है कि आपके जो होम एग्ज़ाम होंगे स्कूल में, उसमें ये पूरा का पूरा ऐसे का ऐसा ही मिल जाए। तो हम इस सैम्पल पेपर को देखेंगे, इसके हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से आपके एग्ज़ाम से पहले हम 8-10 सैम्पल पेपर लेंगे और उसका सोल्यूशन देख लेंगे, तो आपको ईजी होगा फिजिक्स का पेपर देना। तो आज हम ये हमारा सैम्पल पेपर 1 है सीबीएसई क्लास 12th फिजिक्स के लिए। इसके सॉल्यूशन को हम देखेंगे और समझेंगे कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको एक टेबल मिलेगी स्टार्टिंग में, उसमें जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उनकी वैल्यू लिखी होती है। ये आपकी पेपर में हेल्प करेगी ये बताने के लिए कि अगर आप भूल जाएं कि इनकी वैल्यू कितनी होती है तो ये आपको ऊपर ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए। आपको जैसा पता है बिल्कुल सेम पैटर्न आपका बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में आने वाला है 12th क्लास के लिए। बिल्कुल सेम पैटर्न सेक्शन ए होगा, जिसमें 16 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। कितने क्वेश्चन होंगे टोटल? 16। तो 16 क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि आप तुक्काफिकेशन इसमें कर दिया आपने और डायरेक्ट जो भी आंसर था इसका वो आंसर आपने लिख दिया, या इसमें जय माता दी करके आपने राइट ए बी बी सी सी ऐसे ही लगा दिया। बहुत अच्छा लेवल होता है इसका, इसको आपको समझना है। हर एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से दिया गया है, बहुत अच्छे से ये सैंपल पेपर तैयार किया गया है। आप देखना कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको 1 नंबर में मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर क्लास 12th फिजिक्स के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एग्जिस्ट इन अ रीजन, लेट ए बी द ओरिजिन, B be the point on the x axis at x equals to +1 centimeter and C be a point on the y axis at y equals to +1 centimeter. Then the potential point A B C, किस पर पोटेंशियल पॉइंट A B और C पर क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी ये आपको बताना है। ऐसे अगर आप क्वेश्चन समझोगे कभी आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन को अचीव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए। चलिए देखते हैं। यहाँ आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। इसका डायग्राम बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले उसने कहा ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। आपको पता है ये अगर आप डायरेक्शन माने, इधर वाली पॉजिटिव एक्स होती है, इधर वाली -x, इधर वाली पॉजिटिव y, इधर वाली कैसी होती है? नेगेटिव y। तो उसने कहा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, मतलब इस साइड को है, हमने ये बना लिया। उसने कहा एग्जिस्ट इन ए रीजन, उसके बाद लेट ए बी द ओरिजिन। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम ओरिजिन माने, इस पॉइंट को हमने मान लिया क्या ये ओरिजिन है ए और इसके कोऑर्डिनेट है 0 और 0। उसके बाद उसने कहा बी द पॉइंट ऑन द वाई एक्स एक्सिस एट x इक्वल्स टू 1। देखिए x एक्सिस पर x इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर पर, यानी कि यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 1 और 0। क्यों हुए? क्योंकि y एक्सिस पर तो कुछ नहीं चला, केवल x एक्सिस पर चला, तो इसके कोऑर्डिनेट किसके? b पॉइंट के आपके पास क्या हो गए? 1 और 0। एंड सी बी द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, दिया भी है सी जो पॉइंट है वाई एक्सिस पर है, वाई इक्वल्स टू 1 है, यानी कि एक्स 0 है, तो सी पॉइंट यहाँ पर कहीं आएगा, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 और 1। तो इस तरह से ये डायग्राम आपको बनाना है। सबसे पहले ये हमने डायग्राम बना लिया। उसके बाद उसने कहा है देन द पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी एंड सी सेटिस्फाई। अब आपको क्या करना है, इन पॉइंटों पर पोटेंशियल मानना है। तो हमने इस पॉइंट पर पोटेंशियल माना VA, इस पर VC और इस पर पोटेंशियल कितना है? VB। आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, E इक्वल्स टू -del V अपॉन del R।
E इक्वल्स टू माइनस डेल V अपॉन डेल R। इसका मतलब ये है कि इन द डायरेक्शन ऑफ ई की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ से यहाँ पर पहुँचेंगे, तो यहाँ पर पोटेंशियल हमेशा कम होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा। ये क्या शो करता है, आप लिख सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड कोमा पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। माइनस साइन क्या करता है कि डिक्रीज होता है। मतलब ये है कि आप यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गए तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल हमेशा कम होगा ए से, यानी कि बी पॉइंट पर पोटेंशियल कम होगा किससे, ए से, मतलब ए पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ये कह रहा है। और देखो ए और सी पॉइंट, ए और सी पॉइंट दोनों सेम डिस्टेंस पर है इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसका मतलब जो पोटेंशियल ए पर होगा वही पोटेंशियल सी पर होगा। तो ये दो कंडीशन है। अब आप इस ऑप्शन में देख सकते हैं कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पहला है वी ए लेस देन वी बी, गलत, वी ए लेस देन नहीं है वी बी से। दूसरा है वी ए ग्रेटर देन वी बी, बिल्कुल करेक्ट, वी ए ग्रेटर देन है वी बी से। उसके बाद वी ए लेस देन वी सी, नहीं, वी ए इक्वल टू वी सी है, ये भी गलत। वी ए ग्रेटर देन वी सी, ये भी गलत, क्योंकि वी ए इक्वल है वी सी के। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। नहीं आया दोबारा एक बार मैं बता देता हूं कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर एग्जांपल माने यहां पर पोटेंशियल 8 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो यहां पर पोटेंशियल कुछ कम हो जाएगा, मान लीजिए 6 रह जाएगा, एक एग्जाम्पल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है ए कंडक्टिंग वायर कनेक्ट two charge conducting sphere such that they attain equilibrium with respect to each other. The distance of separation between the two sphere is very large as compared to either of their radii. The ratio of the magnitude of the electric field at the surface of the two sphere. दो स्पेयर के सरफेस पर मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो मैंने फिर बताया आपको, अगर आपको सोल्व करना है तो आपको डायग्राम बनाना होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। क्या है, एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट टू चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर, दो स्पेयर को कनेक्ट कर रहा है एक वायर। ये एक वायर है, दो कंडक्टर को क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है। मान लीजिए दो कंडक्टर हैं ए और बी, सच दैट दे अटेन इक्विलिब्रियम विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। दोनों ने इक्विलिब्रियम क्या कर लिया, अटेन कर लिया एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या है अभी हम समझेंगे। इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, मतलब दोनों के पोटेंशियल सेम हो गए। दोनों के पोटेंशियल क्या हो गए, सेम। दोबारा समझ लो, इक्विलिब्रियम का मतलब है पोटेंशियल एट ए या पोटेंशियल ड्यू टू ए इक्वल्स टू पोटेंशियल एट बी। दोनों के पोटेंशियल क्या हो गए, इक्वल। तो आप पोटेंशियल को इक्वल करिए दोनों के। इसकी रेडियस कितनी है R1 और इसकी रेडियस कितनी है R2। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है K Q अपॉन R, K Q अपॉन R। अगर इस पर चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है तो K Q1 अपॉन R1 इक्वल्स टू K Q2 अपॉन R2, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है K Q अपॉन R। अब हम आगे देखते हैं। आगे उसने ये कहा है कि K से K कैंसिल हो गया, तो हमने यहाँ से Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू निकाल ली। वो कितनी आई, R1 अपॉन R2। Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू कितनी आई, R1 अपॉन R2। ठीक है। अब उसने कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड EA पहले वाले के कारण कितना होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, और दूसरे के कारण क्या होगा, E2 इक्वल्स टू 1 अपॉन K, लिख देता हूँ डायरेक्ट, K Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। तो आपको इन दोनों का रेशो निकालना है। आपको निकालना है EA रेशो EB। तो कितना आएगा, K Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर अपॉन K Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। K से K कैंसिल, ठीक है। Q1 R2 स्क्वायर ऊपर गया अपॉन Q2
r1 स्क्वायर नीचे, तो इसको आप लिख सकते हैं Q1 अपॉन Q2 r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर। अब आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि आंसर किस में दिया है। जो आंसर दिया है वो दिया है r की टर्म में, तो Q1 अपॉन Q2 को आपको हटाना पड़ेगा। Q1 अपॉन Q2 की जगह हमने क्या लिखा, देखिए यहाँ पर Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू कितनी है, r1 अपॉन r2, तो r1 अपॉन r2 और ये लिख रहा है r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। तो क्या बचा, r2 अपॉन r1, मतलब EA रेशो EB कितना आया, r2 रेशो r1, क्या आया, r2 रेशो r1। तो ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट आंसर हो जाएगा, r2 रेशो r1 इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर किसका, 2 का। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा है आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए कैरी अ स्टेडी करंट आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड across its cross section, the ratio of magnitude of the magnetic field at a point a by 2 above the surface of the wire to that of a point a by 2 below its surface। देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में ये कहा है आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और रेडियस कितनी है उसकी, ये आपके पास एक वायर है इस तरह से, इस वायर की रेडियस कितनी है a, और इसके एक्सिस पर यूनिफॉर्मली करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कितने का, I का। तो ये कितने करंट है इस पर, I का। कैरीज अ स्टेडी करंट I, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, इसके क्रॉस सेक्शन पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है करंट। आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट a by 2 अबाउ द सरफेस। तो ये सरफेस है, इसके सरफेस से a by 2 यानी कि थोड़ा ऊपर, इसके सरफेस से a by 2 ये डिस्टेंस है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और उसने कहा है ऑफ वायर टू दैट ऑफ ए पॉइंट a by 2 बिलो इट्स सरफेस, इसके सरफेस से a by 2 डिस्टेंस पर, यहाँ पर ये a by 2 है तो ये वाला भी, नीचे वाला भी कितना होगा, a by 2, क्योंकि पूरा कितना है a। तो इस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, इस पॉइंट पर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का रेशो, किस किस पर, P और Q पर। तो देखते हैं क्या होगा। देखो सबसे पहले अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड के कारण, वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, B इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। आपने पढ़ा होगा B इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 2 पाई I अपॉन R, कब, जब R की वैल्यू ग्रेटर देन A से, मतलब इस वाले पॉइंट पर ये फॉर्मूला वर्क करेगा। और अगर B निकालना है R लेस देन A, मतलब इससे नीचे निकालना है, तो फिर फॉर्मूला काम करेगा म्यू नोट अपॉन 2 पाई I R अपॉन A स्क्वायर इफ R लेस देन A। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको R ग्रेटर देन A, उसकी रेडियस से ज़्यादा ऊपर बाहर निकालना है, तो फॉर्मूला होगा म्यू नोट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। और अगर रेडियस से पहले कम डिस्टेंस पर निकालना है तो म्यू नोट अपॉन 2 पाई I R अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं किसके लिए, फॉर पॉइंट P। P पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो BP कितना आएगा, फॉर्मूला म्यू नोट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। अब यहां आपको किसकी वैल्यू रखनी है, R की, और R कितना होगा ये आपको बताना है। देखिए इस वायर के यहां एक्सिस से आप देखो कितना R होगा ऊपर, यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वाली डिस्टेंस A, और ऊपर कितना है A by 2, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3A by 2, कितनी हो जाएगी 3A by 2। तो आपके पास फॉर्मूला आएगा म्यू नोट अपॉन 2 पाई 2I अपॉन 3A। ये किसकी वैल्यू आ गई, मैग्नेटिक फील्ड
एट पॉइंट P, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही आपको निकालना है 4 पॉइंट किस पर, Q पर। Q अंदर है जिसमें R रेडियस की वैल्यू, R की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू A से छोटी है, तो ये वाला फॉर्मूला वर्क करेगा। B Q पॉइंट पर क्या आएगा, म्यू नोट अपॉन 2 पाई आई आर अपॉन क्या है ए स्क्वायर। सोल्व करो इसको। बी क्यू इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 2 पाई आई आर अपॉन क्या, ए स्क्वायर। तो आई आर देखो कितना है, यहां से आपको निकालना है क्यू पॉइंट की डिस्टेंस कितनी पर है, ए बाई 2। तो आर की जगह पर कितना रखेंगे, ए बाई 2 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इसको और सोल्व करेंगे तो बी क्यू कितना आ जाएगा आपके पास, म्यू नोट अपॉन 2 पाई, ए स्क्वायर से ए कैंसिल, तो 2 आई अपॉन ए। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2। तो आपको रेशो निकालना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या आएगा आपके पास, बी पी अपॉन बी क्यू। रेशो निकालना है तो बी पी की वैल्यू कितनी है, म्यू नोट अपॉन 2 पाई 2 आई अपॉन 3 ए अपॉन म्यू नोट अपॉन 2 पाई 2 आई अपॉन ए। हमने वैल्यू रखी, म्यू नोट अपॉन 2 पाई से ए कैंसिल, आई से आई कैंसिल, ए से ए कैंसिल। ठीक है, तो क्या आएगा, ये ऊपर जाएगा 2 बाई कितना आएगा, देखो एक मिनट, यहाँ पे देखिए ए से ए कैंसिल हो गया तो ये 2 नीचे आएगा, ए आई बाई 2 ए, ये ऊपर नहीं आएगा, आई बाई 2 ए आएगा, आई बाई 2 ए। तो ये 2 यहाँ ना आकर कहाँ आएगा, आई बाई 2 ए। तो 2 ऊपर जाएगा, कितना आ गया, 4 बाई 3। तो बी पी रेशो बी क्यू कितना आएगा, 4:3। कितना आएगा, 4:3। तो सही आंसर क्या है इसका, 4:3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 4:3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द डिफ्रैक्शन इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व इन। जो डिफ्रैक्शन इफेक्ट है लाइट का या साउंड का या किसका है, आपको बताना है किस में ऑब्जर्व होता है, साउंड वेव में ओनली, लाइट वेव ओनली, अल्ट्रासोनिक वेव्स ओनली, या साउंड वेव एज वेल एज लाइट वेव। तो जो डिफ्रैक्शन होता है, सबसे पहले आप डिफ्रैक्शन का मीनिंग समझिए कि लाइट का या किसका, या साउंड का, या दोनों में होता भी है या नहीं होता, दोनों का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले डिफ्रैक्शन क्या होता है कि कोई भी ऑब्स्टैकल के द्वारा, कोई भी अवरोध है, कोई भी ऑब्स्टैकल है, उसके द्वारा जो लाइट है या साउंड है वो उससे टकराकर मुड़ जाता है। क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। यानी कि बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टैकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। तो ये जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और साउंड है ये दोनों में होता है, साउंड के लिए भी होता है और लाइट वेव्स में भी होता है आपका डिफ्रैक्शन। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये आपको डायरेक्ट लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स विद एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इतनी दे रखी है। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट वेरीज एट अ रेट ऑफ 10⁸ वोल्ट पर सेकेंड, देन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द कैपेसिटर इज। ये डिस्प्लेसमेंट करंट को आपको कैपेसिटर से जोड़ दिया, इसका फॉर्मूला आपको बताना है। देखो क्या क्या वैल्यू दी है, सबसे पहले हम वो लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है, यहां पर देखिए आप, सबसे पहले दिया है एक कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ ए 2 पैरेलल प्लेट्स, एरिया कितना दिया है, 0.001 मीटर स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं 10⁻⁰ -3 मीटर स्क्वायर। सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस d कितना दिया है, 0.0001 मीटर। इसको आप लिख सकते हैं 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है।
इफ़ द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स वेरीज एट द रेट ऑफ, जो वोल्टेज है वो वेरी कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी कि dv अपॉन dt दिया है 10⁸ वोल्ट पर सेकेंड। v क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पर सेकेंड दिया है तो पर सेकेंड आप इधर भी पर टाइम लिख देंगे। देन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द क्या कैपेसिटर इज, कैपेसिटर के अलोंग आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट करंट निकालनी है। सबसे पहले समझ लीजिए डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। जब ये आपके पास कैपेसिटर है, आप इसके अक्रॉस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं, तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने पर इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हो जाती है, इंट्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो वही डिस्प्लेसमेंट करंट आपको निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या फॉर्मूला होता है, ID। इसका फॉर्मूला होता है आपके पास क्या, एप्सिलॉन नॉट d फाई अपॉन dt, एप्सिलॉन नॉट d फाई अपॉन dt। फाई क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, d फाई क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, E इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया नहीं, ये किस में दिया है वैल्यू, यहाँ पर हमें दिया है पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल में बदलेंगे, एप्सिलॉन नॉट d अपॉन dt। E का फॉर्मूला होता है V अपॉन R, क्या होता है, V अपॉन R या d इंटू ए। ठीक है, अब क्या होगा कि आप देखेंगे यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, एरिया प्लेटों का कांस्टेंट, बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा dv अपॉन dt। क्या बचेगा, dv अपॉन dt। तो ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखना है, ID डिस्प्लेसमेंट करंट का एप्सिलॉन नॉट d फाई अपॉन dt। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू सारी आपको गिवन है, आंसर आ जाएगा। तो ID इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। उसके बाद वैल्यू दिया एरिया, एरिया कितना दिया है, 10⁻³ अपॉन डी, बीच की डिस्टेंस दी है 10⁻⁻4 इंटू dv अपॉन dt की वैल्यू दी है 10⁸ सोल्व करना है बस, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कितना हो गया, -15 प्लस 8 -7 प्लस 4 -3, तो 10⁻³ एम्पियर आपके पास आंसर आ जाएगा। 8.85 इंटू 10⁻³ तो आप देख सकते हैं कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, 8.85 इंटू 10⁻³ इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए सीरीज LCR सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस इज 10 वोल्ट। मतलब LCR सर्किट है, तीनों के अक्रॉस रेसिस्टेंस कितना, वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट। इफ़ द कैपेसिटेंस इज शॉर्ट सर्किट, अब आपने C को हटा दिया तो वोल्टेज निकालना है इंडक्टेंस के अक्रॉस कितना आएगा। ठीक है, देखो कितना आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि तीनों के अक्रॉस आपको वोल्टेज दिया है, आप लिखेंगे तीनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना कितना दिया है। आपको VR, R के अक्रॉस वोल्टेज दिया है कितना, 10 वोल्ट, कैपेसिटर के अक्रॉस भी 10 वोल्ट, और इंडक्टर के अक्रॉस भी कितना दिया है, 10 वोल्ट। तो आप नेट सर्किट का नेट पोटेंशियल निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट VL और VC सेम है, तो ये यही बच जाएगा 10² प्लस 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो आपके पास VC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 वोल्ट। मतलब जो सर्किट है उसका पोटेंशियल भी कितना है, 10 वोल्ट। कितना है, 10 वोल्ट। ये पूरे का आपने निकाल लिया। अब आपको किसके अक्रॉस निकालना है, क्वेश्चन में दिया है अक्रॉस द इंडक्टेंस के अक्रॉस आपको निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले अगर हमने किसको, कैपेसिटेंस को शॉर्ट सर्किट कर दिया, सबसे पहले आप उसकी इंपीडेंस निकालिए, Z निकालिए। तो Z का फॉर्मूला होता है अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। लेकिन XC तो हटा दिया, तो क्या आएगा, केवल XL²। क्या आएगा, XL² अंडर रूट R² प्लस। अब आप देखो कि जैसे ही कैपेसिटेंस को शॉर्ट सर्किट आपने कर दिया, तो शॉर्ट सर्किट करने पर जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो भी कितना बन जाएगा, R।
तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। तो आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 2r² तो अंडर रूट 2r, तो z की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2r। तो अब आपको वोल्टेज निकालना है अक्रॉस द इंडक्टर, तो उसका फॉर्मूला कितना होगा, I इंटू एक्सएल। क्या होगा, I इंटू एक्सएल। आई का फिर फॉर्मूला V टोटल सर्किट के कारण अपॉन Z इंटू आर। आर क्यों आया, क्योंकि या Z ही लिख दिया, एक्सएल की जगह आप क्या लिखेंगे आर। आर क्यों आया, क्योंकि एक्सएल किसके इक्वल है, आर के। तो अब आप देखिए, अब आप कहोगे कहाँ से आया ये, तो आर की वैल्यू क्या होती है, एक्सएल माइनस एक्ससी। ठीक है, तो आर यहाँ पर एक्ससी 0 है, तो आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एक्ससी के। तो अब हमने क्या किया, यहाँ लिख सकते हैं एक्सएल इक्वल्स टू आर। अब आपने देखा कि V अपॉन जेड, V हम निकाल चुके थे 10 वोल्ट, जेड हमने अभी निकाला है अंडर रूट 2r इंटू क्या है r, r से r कैंसिल। तो अब आप देखेंगे ये वैल्यू आ गई आपके पास VL 10 अपॉन रूट 2, रूट 2 नीचे नहीं रखते, रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड, तो 10 रूट 2 अपॉन 2, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया 5 रूट 2 वोल्ट अक्रॉस द एंड ऑफ द इंडक्टेंस। तो इसका आंसर होगा 10 रूट 2, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 10 रूट 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि कुछ इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिए हैं, उनको मिलाना है कि उनका प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, अगर आपको एक भी याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। तो देखिए, सबसे पहले आपको लाइट वेव का तो जरूर याद रखना है। जो आप लाइट वेव, जो लाइट देखते हैं आप, लाइट का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, जिसको आप देखते हो उसका प्रोडक्शन कैसे होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन इन एटम एमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल। जो डायोड वगैरह होते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, या जो भी आप देख सकते हैं लाइट, वो कैसे हमें दिखती है कि जब इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दोगे तो वह लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, और वहाँ पर क्या करेंगे, जब वापस आएंगे तो जो लाइट उन्होंने एब्जॉर्ब की थी उसको बाहर एमिट करेंगे, और एमिट करके जो लाइट निकालेंगे वही ये लाइट उसने दी है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर क्यों है। अब आप देख सकते हैं किसमें तीसरे का क्यों है, देखिए कहाँ दिख रहा है तीसरे का, ये क्यों है। ठीक है, तीसरे का P ये खत्म, तीसरे का S ये खत्म, तीसरे का S ये खत्म। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। इसको करेक्ट कर लेना, O तो कहीं है ही नहीं, तो क्या है ये, क्यों है। अब और भी आपको याद रखना है, पहला इंफ्रारेड का प्रोडक्शन कैसे होता है। इंफ्रारेड का प्रोडक्शन होता है वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मोलिक्यूल, जो एटम और मोलिक्यूल का वाइब्रेशन होता है उसके कारण होता है। उसके बाद जो रेडियो होती है, रेडियो वेव, उसका प्रोडक्शन कैसा होता है, रैपिड वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरियल्स। जो एरियल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, रैपिड वाइब्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन का। और माइक्रोवेव का क्लिस्ट्रॉन वोल्व के थ्रू क्या होता है, प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये इसका सही आंसर है, पहले का S, दूसरे का P और 4 का क्या है, R। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ये आपको रिमेंबर रखनी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज d व्हेन इट इज मूव विद अ स्पीड v टुवर्ड्स अ न्यूक्लियस। अनदर अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with higher energy such that the new distance of the closest approach is d/2. What is the speed of projection of the alpha particle in this case? तो सबसे पहले तो आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेट अप्रोच की फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो डिस्टेंस है क्लोजेट अप्रोच, क्लोजेट अप्रोच क्या फॉर्मूला होता है, R0 इक्वल्स टू 1/4πε0 2z² अपॉन उसकी काइनेटिक एनर्जी k। ठीक है, तो उसने किस में दी है, V में दी है, तो V में लिख लेंगे इसको 1/4πε0 2z² अपॉन हाफ mv²। अब उसने कोई वैल्यू नहीं दी, केवल क्या दिया है, अल्फा पार्टिकल की डिस्टेंस दी है d और स्पीड v। तो हम देखेंगे डिस्टेंस और स्पीड में क्या रिलेशन है, 1/v², इक्वेशन नंबर 1।
तो अब आप इसको रिलेशन आपको लिखना है, कैसे लिखोगे आप, R01 अपॉन R02 इक्वल्स टू V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर। ये रिलेशन बन गया आपका, ठीक है। अब जो जो गिवन है वो हम लिखेंगे। उसने कहा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल इज d, तो R01 कितना है आपके पास, d। तो जब d है तो किस स्पीड से मूव कर रहा है, v से, तो जो वेलोसिटी है v1 वो कितनी है, v। उसके बाद उसने कहा अनदर अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, वो भी अल्फा पार्टिकल है इसलिए सब कांस्टेंट हो जाएंगे, हायर एनर्जी सच दैट द न्यू डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच इज d/2। जो नई डिस्टेंस है R02 वो पहले की कितनी हो गई, आधी हो गई। तो आपको स्पीड निकालनी है, इस केस में कितनी स्पीड के साथ उसको प्रोजेक्ट किया था, ठीक है। तो इसमें वैल्यू में पुट कर देंगे, R01 की वैल्यू कितनी है d, R02 की वैल्यू कितनी है d/2 इक्वल्स टू V2 स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है अपॉन V1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, v स्क्वायर, ठीक है। तो V2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d से d कैंसिल किया, 2 ऊपर 2v स्क्वायर, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी √2v। तो कितने टाइम्स, √2v टाइम्स। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, √2v टाइम्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी नए वाले स्पीड की इस केस में। क्वेश्चन नंबर आपका 9, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ ए ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। द डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 था ये, अब आपका है 9। अच्छा ये 2 बार आ गया, अच्छा ये है, ठीक है। आपके पास क्या है, एक ग्लास स्फीयर है। सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए ग्लास स्फीयर का, ठीक है। ये आपके पास एक ग्लास स्फीयर है, ठीक है। ये आपके पास एक ग्लास स्फीयर है। इस ग्लास स्फीयर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर, इसका सेंटर है O। इस सेंटर पर एक क्या रखी है, पॉइंट ऑब्जेक्ट रखी है, इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। आपको पता है ग्लास स्फीयर है, 2 सरफेस इसके बनेंगे, ये P1 और ये सरफेस क्या होगा, P2, ठीक है। आप किधर से भी ले सकते हैं। रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू कितनी है, 1.5, ठीक है। अब 1.5 किसके रेस्पेक्ट में है, एयर की ग्लास के रेस्पेक्ट में, यानी कि जो Ng है या N2 आप बोल सकते हैं, वो कितना है आपके पास 1.5 और N1 कितना है, N1 है आपके पास 1, ठीक, सॉरी उल्टा हो गया। आपके पास क्या है, जो N1 है, हम N1 मानते हैं हमेशा रेयर मीडियम को, उसका 1, और आप कैसे भी मान सकते हैं। अगर मैं आपको इसमें एक बार नोट करके दिखा देता हूँ, देखो अगर आप इसको N1 माने और इसको N2 माने, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर N1 ग्लास का है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, N1 को लिख सकते हैं आप कितना, N1 है आपके पास 1.5 और N2 कितना है, बाहर एयर का कितना है, 1 है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद उसने कहा है कि द डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर, इस सरफेस से इमेज जो इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो आप देखोगे ये सरफेस है, इसकी रेडियस इधर आएगी, तो इधर वाली रेडियस माइनस में लेते हैं, तो r कैसी आएगी, नेगेटिव। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है N2/V माइनस N1/U इक्वल्स टू N2 माइनस N1/R। ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। N2 कितना दिया है आपके पास, 1/V निकालना है, माइनस N1 कितना दिया है, 1.5/U। U की वैल्यू कितनी दी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी इधर है, ये कितनी लेते हैं, -6। सरफेस से देखते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, O पर, तो वो किसके इक्वल होगा, रेडियस के, इक्वल्स टू N2 1 माइनस N1 कितना है, 1.5/R। R भी कितना है, -6। इसको सोल्व करना है और V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 1/V माइनस माइनस प्लस 1.5 को लिख सकते हैं हम 3/2 इंटू 6
इक्वल्स टू 1 में से 1.5 गए तो माइनस 0.5 बचेंगे अपॉन 6, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, 0.5 को लिख सकते हैं 1/2 इंटू 6, तो ये बना 1/v इक्वल्स टू 1/12, इसको उधर ले जाएंगे माइनस 3 2 जा 6 माइनस 1/4, तो 12 एलसीएम 1 माइनस 3, तो आपके पास 1/v की वैल्यू आएगी -2/12, 6 टाइम्स गया तो v किस डिस्टेंस पर बनेगा -6, माने के मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इसका ऑब्जेक्ट भी यहीं पर है और इसकी इमेज भी इसी सेंटर पर बनेगी, इसका मतलब ये हुआ। तो किसने पर बनेगी 6 सेंटीमीटर पर, ठीक है। माइनस प्लस में देता तो फिर माइनस लिखते, अब उसने केवल मैग्नीट्यूड पूछा है तो क्या है आपके पास 6 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कलर्स ऑब्जर्व ऑन ए सीडी आपने देखा होगा कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे बोलते हैं, उसमें कलर्स दिखते हैं बहुत सारे, तो वो कलर्स किसके कारण दिखते हैं, क्वेश्चन ये है। तो जो कलर दिखते हैं आपको सीडी पर कॉम्पैक्ट डिस्क पर, वो किसके कारण दिखते हैं, डिफ्रैक्शन के, किसके कारण दिखते हैं, डिफ्रैक्शन। अब ये डिफ्रैक्शन क्या होता है, मैं आपको बताया अभी कि बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय ऑब्स्टैकल, कोई भी अवरोध आ जाए, ऑब्स्टैकल आ जाए, उसके द्वारा क्या होती है, किनारों से लाइट मुड़ जाती है। क्या होता है कि जब लाइट हिट करती है, व्हेन लाइट हिट्स द कॉम्पैक्ट डिस्क इट डिफ्रैक्ट ऑफ द closely packed tracks on the CD, creating a spectrum of color। समझ लो क्या होता है, कैसे इस पे आपको दिखती है लाइट, जब लाइट हिट करती है सीडी पर तो ये क्या होती है, डिफ्रैक्ट होती है, किससे, क्लोजली पैक ट्रैक से, सीडी के अंदर जो क्लोजली पैक ट्रैक होते हैं उससे क्या होती है, डिफ्रैक्ट होती है, जिसके कारण कलर का स्पेक्ट्रम बनता है, और कलर का स्पेक्ट्रम बनता है इसलिए आपको रंगीन या कलरफुल दिखाई देगी। तो आंसर क्या है इसका, डिफ्रैक्शन। क्या है आपके पास आंसर, डिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेड अवेलेबल फॉर कंडक्शन बाय डोपेंट एटम डिपेंड्स स्ट्रांगली अपॉन। तो इसमें आपको बताना है जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है कंडक्शन के लिए, यानी कि आउटर जो कंडक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं डोपेंट एटम में, वो किस पर डिपेंड करते हैं। तो इसका सही आंसर है डोपिंग लेवल। ये आपको याद भी रखना है, किस पर डिपेंड करते हैं, डोपिंग लेवल पर, यानी कि डिपेंड अपॉन किस पर, डोपिंग लेवल। डोपिंग कितनी की हुई है, आपने कितनी इम्प्योरिटी उसमें ऐड की हुई है, उस पर डिपेंड करते हैं। और इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑन इंक्रीज इन एम्बियंट टेम्परेचर। अगर एम्बियंट टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उस पर इंडिपेंडेंट होते हैं। जबकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की नहीं बात चल रही, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं विद टेम्परेचर के साथ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप याद रख सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंडक्शन के लिए डोपेंट एटम में, वो स्ट्रांगली डोपिंग लेवल पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ कॉपर वायर इज स्ट्रेच टू मेक इट्स रेडियस डिक्रीज बाई 0.1%, देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेसिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब समझ लीजिए एक बार कि कॉपर वायर, कोई भी वायर होगा, जब आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच करने पर उसकी लेंथ तो इंक्रीज होगी लेकिन उसकी रेडियस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। दोबारा समझ लो, जब आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हो तो उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, रेडियस डिक्रीज होती है, लेकिन वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो उसने यही कहा कि परसेंटेज चेंज क्या होगा रेसिस्टेंस में। तो आपको पता है रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। रो तो कांस्टेंट रहेगा मैटर के लिए, उस मटेरियल के लिए रो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो आर डिपेंड कर रहा है एल अपॉन ए पर,
आर किस पर डिपेंड कर रहा है, एल अपॉन ए। अब आपको पता होना चाहिए कि उसने कहा है कि कॉपर वायर स्ट्रेच में रेडियस को डिक्रीज कर दिया 0.1%। अब रेडियस डिक्रीज करेंगे तो लेंथ भी चेंज होगी। एरिया क्या होता है आपके पास, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखेंगे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है एल अपॉन पाई, कॉन्स्टेंट में चला जाएगा, किस पर डिपेंड करता है, आर स्क्वायर पर। अब हम आर की लेंथ भी जो होती है वो लेंथ इंक्रीज हो जाती है, रेडियस की टर्म में जरूर लेंथ का टर्म आएगी। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें लेंथ को निकालना है रेडियस की टर्म में, ठीक है। तो हम देखेंगे कि वॉल्यूम स्ट्रेच करने के बाद क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, इसका एरिया इंटू लेंथ। अब हम क्या करेंगे, A1 होता है पाई R1 स्क्वायर इंटू L1 पाई R2 स्क्वायर इंटू L2, पाई से पाई कैंसिल। तो आपको L1 अपॉन L2 निकालना है लेंथ की टर्म में। L1 अपॉन L2 का फॉर्मूला क्या आया, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। इसका मीनिंग ये हुआ कि लेंथ डिपेंड कर गई 1 अपॉन आर स्क्वायर पर। लेंथ किस पर डिपेंड कर गई, 1 अपॉन आर स्क्वायर पर। सो फ्रॉम फर्स्ट रेसिस्टेंस डिपेंड करता है एल अपॉन आर स्क्वायर पर, एल डिपेंड करती है 1 अपॉन आर स्क्वायर पर, तो रेसिस्टेंस डिपेंड कर गया 1 अपॉन आर की पावर 4 पर। दोबारा समझ लो कि जो रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करता है एल पर, एल अपॉन आर स्क्वायर पर, और एल डिपेंड करता है 1 अपॉन आर स्क्वायर पर। तो रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा, एल की जगह रखेंगे 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो आर की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्यों किया, हम डायमेंशन के मेथड से करना चाह रहे हैं। किसको, डायमेंशन के मेथड से करना चाह रहे हैं इसमें इंक्रीजमेंट। तो कैसे निकालेंगे, रेसिस्टेंस में चेंज लिखेंगे डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%। यहाँ पर हमें कॉन्स्टेंट से कोई लेना देना नहीं होता, आर की पावर 4 पहले आ जाएगी, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%। अब इसमें चेंज आपको निकालना है, कितना हुआ, तो 4 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर में कितना हुआ, डिक्रीजमेंट हुआ 0.1% का, इसलिए हमने माइनस लिख दिया। तो टोटल कितना हुआ, माइनस 0.4%। तो कितने का डिक्रीजमेंट हुआ, 0.4। माइनस जरूर लिखना है, अगर इंक्रीजमेंट होता तो प्लस लिखते, माइनस हुआ है तो क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है, यानी कि डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन है असर्शन और रीजन वाले। इसमें क्या होता है कि आपको अगर दोनों सही हैं तो कोई एक ऑप्शन चुनना होगा और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर दोनों सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आपको दूसरा ऑप्शन चुनना होता है। असर्शन ट्रू है, रीजन गलत है तो यही बताना होता है, और चौथा बोथ फाल्स होते हैं तब भी आपको यही बताना होता है, ठीक है। तो इसमें आपको दोनों चीज़ें पढ़नी है, असर्शन भी पढ़ना है और रीजन भी पढ़ना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में असर्शन पढ़िए क्या कह रहा है। असर्शन में वो बोल रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स मे नॉट नेसेसरीली इंक्रीज इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी। समझिए इसका मतलब क्या है। सबसे पहले आप करंट सेंसिटिविटी को लिखते हैं गैल्वेनोमीटर की, फाई डिफ्लेक्शन अपॉन करंट, और इसकी वैल्यू आती है एन ए बी अपॉन एक स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आ जाता है, सी। उसने ये कहा कि ऑन इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करने पर किस नंबर ऑफ आपको टर्न्स है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे आई एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के, मतलब अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते हैं तो करंट सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, रीजन में उसने क्या कहा है कि द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। तो उसने ये कहा है रेसिस्टेंस है कॉइल का, गैल्वेनोमीटर का, वो इंक्रीज होता है नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करने पर। तो उसके लिए हम देखते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का भी फॉर्मूला फाई अपॉन वी, और इसको करेंगे फाई अपॉन वी का फॉर्मूला होता है आई आर, और फाई अपॉन आई अभी लिखा है तो ये बन जाएगा एन ए बी अपॉन क्या, एन ए बी अपॉन सी आर, एन ए बी अपॉन सी आर। तो अब देखिए आगे, तो तेहरे में बोल रहा है, इसका रीजन है रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर आर इंक्रीज होता है ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स के इंक्रीज करने पर, तो यहाँ से आर इधर आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते हैं
तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि करंट सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। मतलब जो रीजन है वो सही इसमें बोथ ए और असर्शन और रीजन ट्रू है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है किसकी, असर्शन की। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए क्या कह रहा है। 14 में बोल रहा है इन ए हाइड्रोजन एटम देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सही बात है, हाइड्रोजन एटम 1h1, इसमें केवल कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, केवल एक इलेक्ट्रॉन होंगे। बट इट्स एमिशन स्पेक्ट्रम शोज मैनी लाइन। जब इसका एमिशन स्पेक्ट्रम हम देखते हैं, इसको हम एनर्जी देंगे, ये हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, वहाँ से वापस आएगा तो लाइट एमिट करता है, वो बहुत सारी लाइट एमिट करता हुआ दिखाई देता है। तो बिल्कुल करेक्ट है, सही, ए आपका सही है। दूसरा देखते हैं, इन ए गिवन सैंपल ऑफ हाइड्रोजन देयर आर मैनी एटम्स। अब इसका रीजन पढ़ते हैं कि बहुत सारी लाइट क्यों निकलती है, इसका क्या कारण है, जो इसने दिया है क्या वो सही है, क्योंकि इसमें आप लगा लेंगे इसलिए। क्या है, इन ए गिवन सैंपल ऑफ हाइड्रोजन देयर आर मैनी एटम्स ईच कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। जो हाइड्रोजन है उसके अंदर बहुत सारे एटम, एक ही एटम, एक ही एटम, एक ही एटम, एक ही एटम, और सब में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। Hence, many electron in different atoms may be in different orbit, so many transition from higher to lower orbit are possible। बिल्कुल सही है ये भी बात कि इसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर बहुत सारे एटम होते हैं, तो जब इनका एमिशन होता है तो एमिशन के बाद आपको बहुत सारे एमिशन स्पेक्ट्रम दिखाई देते हैं, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन करके ये सभी एटम के इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होते हुए दिखाई दे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है कि बोथ ए एंड आर is true and R is the correct explanation of A। R A की correct explanation है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर अबाउट 60 आर लीस्ट स्टेबल। अभी आप पढ़ेंगे, इसमें आपको एक डायग्राम देगा, किसमें एक डायग्राम देगा इस तरह से, ये डायग्राम होगा किसका, मास नंबर का, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, और ये किसमें, मास नंबर में। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर मिलती है Fe56 में, Fe56 में मास नंबर यानी कि 60 के आसपास होता है। तो 60 वाला मोस्ट स्टेबल होता है। क्या होता है, मोस्ट स्टेबल, और उसने कहा है 60 आर लेस स्टेबल, तो ये गलत है आपका। तो असर्शन क्या है, गलत है। अब रीजन देखते हैं इसका रीजन कह रहा है व्हेन 2 और मोर लाइट न्यूक्लियाई आर कंबाइंड। जब छोटे छोटे 2 न्यूक्लियाई कंबाइंड करते हैं हाइवियर न्यूक्लियस में, देन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल डिक्रीज। गलत, बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज नहीं होती, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। देखो, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलेंगे तो हीलियम बन जाता है, और हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब ये भी आपका गलत है। तो बोथ ए एंड आर रोंग या फॉल्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। डी में क्या था, देखिए, डी में था कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। तो दोनों असर्शन और रीजन दोनों गलत हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आइए देखते हैं लास्ट आपका असर्शन रीजन। 16 तक था आपका असर्शन और रीजन, तो ये 16 वाला है, इसको हम देखते हैं क्या ये बोल रहा है। 16 में उसने बोला क्या कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी कीप्स डिक्रीजिंग विद टाइम। सबसे पहले फ्री फॉल की अगर हम बात करें तो फ्री फॉल का मतलब है एक्सेलरेशन, केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा। उसने कहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी कीप्स डिक्रीजिंग विद टाइम। क्या टाइम के साथ वेवलेंथ डिक्रीज होती है, मतलब फ्रीली फॉलिंग बॉडी कीप्स डिक्रीजिंग, लैम्बडा जो है डिक्रीज होगा किसके साथ, विद टाइम के साथ। पहला ये बोला। दूसरा ये ला द मोमेंटम ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इंक्रीज विद टाइम। जो P है वो इंक्रीज होता है किसके साथ, विद टाइम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे। P का फॉर्मूला होता है mv। क्या होता है, mv। तो
तो एम तो टाइम का फंक्शन नहीं होता, वेलोसिटी होता है टाइम का फंक्शन। पी इक्वल्स टू एम, वेलोसिटी का टाइम का फंक्शन क्या होता है? देखो वेलोसिटी किसका फंक्शन होता है? टाइम का। तो अगर आप मोमेंटम बढ़ाएंगे, क्या इंक्रीज करेंगे? मोमेंटम, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप टाइम इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और यही बोला, मोमेंटम ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इंक्रीज विद टाइम, तो ये तो करेक्ट है। दूसरा, अब लैम्बडा, लैम्बडा का फॉर्मूला होता है एच अपॉन पी। क्या? एच अपॉन पी। तो अगर पी क्या होगा? अगर आपके पास पी की वैल्यू डिक्रीज होगी, पी की वैल्यू डिक्रीज का मतलब क्या है? वेलोसिटी डिक्रीज, यानी कि टाइम डिक्रीज। तो टाइम डिक्रीज होगा तो इसका लैम्बडा इंक्रीज होगा। तो पहले में उसने यही बोला कि टाइम के साथ लैम्बडा क्या होगा? डिक्रीज होगा, तो बिल्कुल सही। तो बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या इसका करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा कि दोनों सही हैं और आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक है, तो हमारे असर्शन और रीजन कंप्लीट होते हैं ये वाले। अब हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने 16 क्वेश्चन देखे, 16 क्वेश्चन देखे 16 नंबर के। देखिए लगभग 1 घंटा होने वाला है और अभी तक हम केवल 16 क्वेश्चन कर पाए हैं इसके 16 नंबर के केवल। सोचिए कितना लेंथी पेपर होता है, आपको कितना जल्दी जल्दी वहाँ पर करना होता है। तो यहाँ से हमने देखा, हमने 16 नंबर का अब तक कर लिया। अब आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन बी में। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स ईच। दो, प्रत्येक कितने का होगा? 2 मार्क्स का। तो टोटल ये कैरी करेगा आपके 10 मार्क्स को। तो सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने क्वेश्चन है? 5। ठीक है, 5 में सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ए प्लेटिनम सरफेस having work function 5.63 electron volt is illuminated by a monochromatic source of 1.6 into 10 की power 15 hertz. What will be the minimum wavelength associated with the ejected electron? तो 16 में आपको क्या करना है कि इसमें वर्क एनर्जी, इसमें आइंस्टीन की इक्वेशन आपको लगानी है। उसने कहा प्लेटिनम सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन W कितना है? W की वैल्यू है आपके पास 5.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको चेंज करेंगे तो 5.63 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जूल में। उसके बाद उसने कहा बाई ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ इतनी फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, वो कितनी दी है? 1.6 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। आगे कहा है व्हाट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ, लैम्बडा निकालना है कितना होगा। अब आपको आइंस्टीन इक्वेशन पता है कि आइंस्टीन इक्वेशन ये कहती है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या? K इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस W से भी लिख सकते हैं, फाई से भी। ठीक है, तो और ये काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? HC अपॉन लैम्बडा के। तो एच न्यू माइनस W इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा आपको निकालना है, क्या आएगा? HC अपॉन एच न्यू माइनस W। तो H की वैल्यू कितनी है? 6.6 इंटू 10 की पावर -34। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे आगे, उसके बाद आप देखेंगे C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन H 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू न्यू की वैल्यू कितनी दी है? 1.6 इंटू 10 की पावर 15 माइनस W की वैल्यू कितनी दी है? 5.63 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो सोल्व करेंगे ऊपर 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, ऐसे लिखा। अभी नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है, 1.6 कॉमन आ गया। ठीक है, 1.6 ही आ रहा है केवल। ठीक है, और अगर आप लेना चाहे तो 10 की पावर, चलो छोड़िए, 1.6 हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 6.6 इंटू
10 की पावर -34 और 15, कितना बचेगा आपका? -19, -19 और -5.63 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, इसको अब आगे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? लैम्डा इक्वल्स टू, देखो 6.6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -34 प्लस 8, कितना आ गया? -26 अपॉन नीचे कितना आया? 1.6 इंटू अंदर 6.6, 10 की पावर -19 कॉमन आ जाएगा, इंटू 6.6 में से 5.63 आप घटाएंगे, 5.6 ही घटा लीजिए, लगभग 1 आएगा। कितना आएगा? 1। इसको सोल्व करेंगे, 6.6 इंटू 3 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ऊपर चला जाएगा तो -7, कितना आएगा? -7। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे लगभग 3 के आसपास जाएगा, तो 12.4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। कितना आंसर आएगा? 12.4 इंटू 10 की पावर -7 इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है।